ओके बच्चों, आज आप सब लोगों को मैं अर्थक्वेक के विषय में बताने वाला हूँ। अर्थक्वेक समझते हो ना? अर्थक्वेक, देखो अर्थ मतलब होता है हमारी पृथ्वी, क्वेक का मतलब होता है हिलना डुलना, और इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो भूकंप लिखा है। भू मतलब हमारी अर्थ से मतलब हुआ, यानी जमीन, पृथ्वी, और इसके अचानक कांपने लगने को हम लोग भूकंप कहते हैं। और अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए, अर्थक्वेक आर द मोस्ट फ्राइटनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना ऑफ नेचर। मोस्ट फ्राइटनिंग मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा डरावना, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है कि आपदा, बहुत बड़ी आपदा, जो नुकसान ज्यादा करते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। नुकसान दो तरह से करेगा वो, कैसे करेगा? जान माल दोनों। जान मतलब इंसानों की जान, जानवरों की जान जाएगी। माल मतलब होता है कि बहुत सारे जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपने बहुत सारे पैसे लगाकर बनाए, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। आगे समझिए, द साइंटिस्ट स्टडीज ऑफ अर्थक्वेक आर अनकंट्रोलेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। साइंटिस्ट लोग इसके विषय में स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद उनको पता चलता है कि भूकंप जो है अनकंट्रोलेबल है, यानी भूकंप आ जाए तो किसी ऐसी मशीन से या किसी भी तरह से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ना ही इसको पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भाई कल भूकंप आएगा, परसों आएगा। और साथ ही साथ एक चीज और जान लो, जब भूकंप आ ही जाता है तो उसके बाद केवल उससे बचाव हम लोग कर सकते हैं कि कैसे बिल्डिंग बनाए, कैसे लोगों को बचाए, इतना हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव बिगन टू प्रेडिक्ट द लोकेशंस एंड लाइकहुड द फ्यूचर ऑफ द अर्थक्वेक। साइंटिस्ट केवल इतना जमीन या उस लैंड की स्ट्रक्चर को रिसर्च करके बता सकते हैं कि आगे भूकंप कब आएगा, और भूकंप जो आएगा वो कितना तेज आ सकता है, किस एरिया में जा सकता है। जैसे आपको पता है पूरे विश्व को अलग अलग अर्थक्वेक जोन में बांटा गया। आपको पता है आपकी इंडिया को भी अलग अलग अर्थक्वेक जोन में बांटा गया। जहां हम लोग रहते हैं यहाँ बहुत कम अर्थक्वेक आता है। ठीक है, सो अगर हमें अर्थक्वेक समझना है तो सबसे पहले अर्थ की लेयर के विषय में समझना पड़ेगा। अर्थ कितनी लेयर है आपको पता है? अर्थ हमारा लगभग स्फेरिकल है, पूरा स्फेरिकल नहीं, लगभग क्या है, स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल। तो अर्थ की जो आउटर लेयर है, ये वाली लेयर, इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट जो है हमारी बहुत अलग तरह की, हमें देखने में भले ही वो लगती हो कि वो गोल है दूर से, लेकिन इस क्रस्ट में कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं गहरी खाइयां हैं, कहीं झील हैं, कहीं ओशियंस हैं, और कहीं बहुत थिक फॉरेस्ट है कि नहीं? इस तरह से ये बड़ी अनइवन है, दूर से देखने में लगता है बिल्कुल प्लेन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे भूकंप आते हैं या हमारे अर्थक्वेक आते हैं, क्रस्ट में ही आते हैं। और सबसे अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोर बोलते हैं। कोर के बाहर वाले हिस्से को हम लोग, ये वाले हिस्से को मेंटल बोलते हैं। मेंटल मतलब अर्थक्वेक। और ये कोर इनर कोर और आउटर कोर में बटा होता है। इनर कोर और आउटर कोर में बटा होता है। तो हमारे भूकंप इन सब से नहीं मतलब होता है, यानी हमारा अर्थक्वेक जो आएगा, हमारा अर्थक्वेक इसलिए कह रहे हैं कि अर्थक्वेक से सबसे ज्यादा इंसान ही परेशान होता है ना? नहीं होता है? कौन होता है परेशान? Someone want to laugh. तुम लोग हंस लो। अच्छा, किस बात से हंस रहे हो? मेंटल की स्पेलिंग है? अरे भाई, मेंटल की स्पेलिंग मेंटल MA को लिखा है, MAN सही तो होती है? LE होगा। अच्छा LE होगा, लो ठीक है, LE कर दे। A है चलेगा। हाँ ठीक है, वो जल्दी जल्दी में हो जाता है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं ना। Earth is nearly spherical. The surface of the Earth is not smooth. There are mountain, valleys, plains, rivers, lake, oceans, thick forest और desert also. So आगे बढ़ते हैं। These ups and downs are very small as compared to the size of the Earth. ये जो मैंने बताया है कि बहुत सारी खाइयां होती, बहुत सारे पहाड़ होते, फॉरेस्ट होते हैं, तो अर्थ के शेप से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही छोटे हैं, बिल्कुल छोटे डॉट। जैसे कि आपके मान लीजिए पूरे चेहरे के हिसाब से छोटा सा दाना आपके निकल आता है, पहाड़ हो गया। हाँ, छोटे से माइक्रो ऑर्गन के लिए वो पहाड़ ही लगेगा। हम लोग एज कंपेयर टू अर्थ माइक्रो ऑर्गन जैसे ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज बिलीव दैट द प्रिमिटिव अर्थ मेल्टेड विद इन 800 मिलियन ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। 800 मिलियन साल पहले से वो पिघल रहा है, पिघले हुए फॉर्म से वो बनी अर्थ। कहा जाता है ना, ये पृथ्वी कैसे बनी थी? बहुत बड़ा गोला था, टूट गया, टूटने के बाद कुछ प्लेनेट बन गए, कुछ सैटेलाइट बन गए, जैसे मून कुछ हिस्सा बन गया, हमारे अर्थ का निर्माण हुआ। और अभी अभी ठंडा हो रहा है, बहुत सालों तक यहाँ बारिश हुई, उस बारिश की वजह से ओशियंस बन गए, ऐसा रिसर्च बताते हैं। ठीक है, तो उसी रिसर्च में अभी हमारा जो आउटर क्रस्ट है वो ठंडा हो गया, और वहां पर जीवन की संरचनाएं बनना चालू हो गई।
The molten mass of the earth then began to reorganize itself under the influence of gravity. और ये क्यों हुआ? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस हुआ। ग्रेविटी क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स by which every body going to the center of the earth. जैसे आप लोग कोई भी चीज ऊपर से छोड़ते हो नीचे आकर रुकती है, एक समय बाद वो कहाँ तक जाएगी? आप मान लीजिए आपने अपने घर में एक गड्ढा खोद लिया, उस पर कोई चीज डाल दी, गड्ढे की बिल्कुल नीचे चली गई, और खोद लिया, कहाँ तक जाएगी? अर्थ के सेंटर तक, यानी कोर तक जा सकती है। लेकिन अगर आप सोचो कि कोर से निकलकर कोई चीज इधर से निकल इधर से जाए, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारी ग्रेविटी और अर्थ गोल है, तो ग्रेविटी इसको इधर जाने नहीं देगी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा और वो इसी में झूलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The heavier material sank deeper to form core, and the lighter material floated upward to form crust. The material of the intermediate density formed middle layer is called mantle. यानी अर्थ की सबसे इंटरनल लेयर को क्या बोलते हैं? कोर। कोर दो हिस्सों में बटी होती है, इनर कोर, आउटर कोर, उसके बाद मेंटल होता है, और सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट में ही हम इंसान रहते हैं, सारे इंसान लोग रहते हैं, सारे जानवर रहते हैं, और क्रस्ट में ही, क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ह्यूमस बोलते हैं ना, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। सॉइल, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज सॉइल, और सॉइल के अपर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल में हम लोग खेती करते हैं, और अगर सॉइल ना हो तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सारी चीजें वहीं से बनती है, खेती वहीं होगी, काम क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आने वाला है अर्थक्वेक की डेफिनेशन, समझ लो। The relative movement of the different part of the lithosphere producing high intensity shock wave is called earthquake. High intensity shock waves कैसे होगा? जैसे मान के चलिए आपके घर में जब दो प्लेट्स को लेते हो, प्लेट जमीन में गिरा देते हो, तो कुछ समय तक कानों में खनखनाहट की आवाज आती रहती है ना? Yes, sir. तो वैसे हमारे जमीन के नीचे भी प्लेट्स हैं, जिनको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट मान के चलो, जैसे ये हमारे पास ये दो बुक्स हो गई, ये ऐसे रखी बहुत दिनों से ऐसे, तो उनमें ऊपर से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने की वजह से वो केवल 1 सेंटीमीटर अपने हिसाब से वो थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाए, तो जो यहाँ पर लोग बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। और वो खाली ऐसे नहीं खिसकती, तो उनकी वेव्स चारों तरफ वेव्स के फॉर्म में, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स दूर तक गोल गोल ऐसे जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह इनविजिबल वेव्स, जब अर्थक्वेक आता है अर्थ के अंदर, तो इनविजिबल वेव्स निकलती है। वो वेव्स उनके रास्ते में पड़ने वाली किसी भी चीज पे भयंकर इफेक्ट डालती है। जैसे आपने देखा, पानी में आप बहुत सारे थर्माकोल डाल दीजिए और एक पत्थर फेंक दीजिए, तो पत्थर फेंकने से जो गोल गोल सर्कुलर वेव्स बनेंगे, उस थर्माकोल को लगातार हिलाती डुलाती रहेगी। यही हमारे अर्थ में होता है, सॉलिड्स में भी होता है, और उसका बहुत बैड इफेक्ट हमारे आप पर पड़ता है। जैसे देखिए, एनी सडन मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट caused by the abrupt release of strain accumulated in over long period of the time is called earthquake. स्ट्रेन का मतलब तनाव पैदा हो जाए किसी कारण, जैसे मान लीजिए, और एक सिंपल सी बात है, कभी हम अंदर मेंटल और कोर में नहीं जाएंगे, हमारा सबसे ज्यादा भूकंप आना ही यही होता है क्रस्ट पे। तो यहाँ अंदर वेव्स हुई, तो वेव्स जैसे यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई तो ऐसे वेव्स जाएंगी, तो वेव्स के संपर्क में जो आता रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने बिल्डिंग बना रखी है, यहाँ पर टावर बना रखा है, यहाँ पर डैम्स बना रखे, सब टूट सकते हैं, उस सब में बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो अर्थक्वेक क्या हो गया? ड्यू टू द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स में। आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सीस्मिक फोकस होता है। क्या होता है? सीस्मिक फोकस। सीस्मिक फोकस क्या होता है? जहां पर भूकंप होता है, जहां से शुरू होता है। देखिए लिखा है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द शॉक वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिनेट ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ द रॉक इज टर्म्ड एज सीस्मिक फोकस। यानी कि जमीन के अंदर गहराई में जहां पर भूकंप ओरिजिनेट हुआ है, यानी जहां पर जाकर से जहां से वेव्स निकल रही, उसको हम लोग सीस्मिक फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सीस्मिक फोकस। और यहां से निकलती हुई वेव चारों तरफ जाती रहेंगी, और अब ये जमीन से सीधा जहां पर हमारी बिल्डिंग बनी है, हम लोग रहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? एपी सेंटर बोलते हैं। ये पॉइंट जहां से वेव सबसे पहले आकर टकराती है, चारों तरफ जाएंगे, डीप में भी जाएंगे, लेकिन नीचे जाकर वो नुकसान नहीं है, लेकिन ऊपर जब आएंगे वो सबसे पहले जहां पे टकराती है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहले फोकस एक बार फिर समझाते थे। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द शॉक वेव्स ऑफ एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट, यानी निकलती हैं ड्यू टू द सडन मूवमेंट और स्लिप ऑफ रॉक्स इज टर्म्ड एज सीस्मिक फोकस। द सीस्मिक फोकस इज आल्सो कॉल्ड सीस्मिक ऑर्जिन, और इसको एक और नाम से जानते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं इसको?
हाइपोसेंटर, जहां पर से भूकंप निकलता है या बनता है या जहां पर सीस्मिक वेव्स बनती है, ठीक है, उसको फोकस भी बोलते हैं। अब आते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर सब लोग जान लो क्या होता है। ईपी सेंटर, ईपी सेंटर एक ऐसी पॉइंट होता है अर्थ के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं नीचे, यहाँ इस जगह भूकंप आया तो यहाँ से वेव बढ़ रही है, तो ऊपर इसके ऊपर जहां पे टकराएंगे इसी सीधे में ऊपर जाएंगे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो उसको एपिसेंटर बोलेंगे। सुनिए ध्यान से, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वर्टिकली अबव द सीस्मिक फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। वर्टिकली सीधा ऐसे, ठीक है, उसी को एपिसेंटर बोलेंगे। यानी कि एपिसेंटर जहां भूकंप आया है उसके ऊपर अगर कोई शहर होगा, मतलब जैसे मान लीजिए किसी शहर के नीचे, जैसे ये रायबरेली शहर हो गया, उसकी गहराइयों में नीचे 20, 25, 30 किलोमीटर नीचे भूकंप आया हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? रायबरेली शहर को, क्योंकि ईपी सेंटर वही होगा ना। ईपी सेंटर पे पहले वेव्स आएंगे, फिर ईपी सेंटर से वेव्स चारों तरफ फिर और जाएंगे, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? ईपी सेंटर। ईपी सेंटर से आसपास वेव्स भी होगा। लेकिन क्या है, सॉलिड वेव्स, सॉलिड जो मटेरियल होता है उनमें ज्यादा, जैसे कोई पहाड़ है, कोई सॉलिड मटेरियल, उस पर ज्यादा क्रैक्स होगा। अगर कोई कहीं भूसा रखा है, कहीं सैंड रखी है, उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिए, जैसे कभी आप उछल के आते हो, कूदते समय अगर नीचे बहुत मिट्टी मुलायम है तो आपको चोट नहीं लगती ना, अगर यहाँ पर फर्श बनी हो तो बहुत चोट लग जाएगी। बिल्कुल उसी तरह सिस्मिक वेव्स के साथ भी होता है। फिर फोकल डेप्थ क्या होती है? फोकल डेप्थ यही होती है, ये डेप्थ को फोकल डेप्थ बोलेंगे। ये फोकस पॉइंट और एपिसेंटर के बीच की डिस्टेंस समझिए क्या है। द फोकल डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक is the depth of the seismic focus below the earth's surface. The earthquake having focal depth of 60 to 70 km are classified shallow. अगर फोकल डेप्थ 60 to 70 किलोमीटर नीचे है, यानी भूकंप एपिसेंटर से नीचे फोकस के बीच की दूरी 60 से 70 किलोमीटर है, तो इसको शैलो मतलब उथला भूकंप बोलेंगे, ठीक है। दोज विथ डेप्थ 70 to 300 किलोमीटर, जिसकी गहराई 70 से लेकर 300 किलोमीटर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। एंड दोज विथ डेप्थ 700 किलोमीटर और इससे ज्यादा, उसको हम लोग डीप बोलेंगे। आपको पता है 700 किलोमीटर नीचे से भी भूकंप ऊपर तक आ सकता है। आप सोचो, जो भूकंप जितना नीचे से आएगा उतना हो सकता है कम हमारे लिए खतरनाक हो, क्योंकि वेव्स आते आते थोड़ा कमजोर हो जाएंगे। और जो बिल्कुल, जैसे मान के चलिए बिल्कुल नीचे से ही हुआ हो, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, वेव्स वैसे ही रहेंगी। इस पिक्चर से समझ सकते हो, ठीक है। ये देखो फोकस हो गया, यहाँ आया भूकंप, उसके बाद इसके जस्ट ऊपर क्या? एपिसेंटर है। एपिसेंटर से वेव्स चारों तरफ निकल रही है ना, इनके कांटेक्ट में देखो, अर्थ पे तो दिख रहे हैं, एयर में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बने होंगे, पेड़ पौधे बने होंगे, डैम्स बने होंगे, वो सारे गिर सकते हैं। आपने खबरों में तो पढ़ा होगा, जैसे देखो जमीन फटी जा रही है, ये घटनाएं होती है। डिस्टर्ब नहीं करो बेटा, उसमें भी भूकंप आ जाता है, जैसे अगर थोड़ा सा हिलाओ है ना, भूकंप आ जाएगा। अच्छा, सीस्मिक वेव्स क्या होती है, इसको समझिए। The waves generated in the lithosphere due to the sudden movement in a part of the earth crust is called seismic. देखो लिथोस्फीयर एक वर्ड आया, लिथोस्फीयर, जो हमारे आसपास या जहां पर हम लोग रहते हैं, जो जमीन का हिस्सा होता है, जैसे एक होता है हाइड्रोस्फीयर यानी रिलेटेड टू वाटर, एक होता है एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू एयर, और लिथोस्फीयर रिलेटेड टू लैंड, जमीन पे जो होता है उसको लिथोस्फीयर। ये सारी वेव्स लिथोस्फीयर यानी जमीन पे ही जाएंगी, ठीक है। और शॉक वेव, इनको शॉक वेव भी बोलते हैं। जैसे मान के चलिए हमने पानी में पत्थर फेंका है, तो पानी में तो वेव्स आएंगी, पानी पे फेंक, हवा में तो कुछ नहीं फेंक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो बिल्कुल उसी तरह ये वेव जो भूकंप आता है तो जमीन पर ज्यादा इफेक्ट, जो जमीन से कांटेक्ट कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग जमीन पे खड़ी हो गिर सकती है, या हम सब लोग सारे लोग जमीन पे ही तो रह रहे हैं, ठीक है। आगे समझिए, सीस्मोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट बात है। The instrument which detect and record the intensity of seismic wave generated by earthquake is called seismograph. Seismograph एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो भूकंप कितना हाई इंटेंसिटी का है, कितना खतरनाक, उसको मेजर करता है। ये कह सकते हो उसका ग्राफ बना के बताता है कि भूकंप कितने तेज है, ठीक है। The graphical record of the intensity of the seismic wave is called seismograms. और जो उसका रिकॉर्ड करता है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, उस तरह सीस्मोग्राम्स होते हैं जो सीस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। बताते हैं, कभी आपने भूकंप के समय जब न्यूज सुनते हो तो इस तरह का ऐसे ऐसे इमेज करके बन के आता है न्यूज में, भूकंप पर
तो इसको हम लोग ये सीस्मोग्राफ होता है, सीस्मोग्राफ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सीस्मोग्राफ क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट हुआ जो भूकंप की इंटेंसिटी यानी अर्थक्वेक कितना तेज कितना आया। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर भूकंप आया है मान लीजिए 2 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया, अभी रिक्टर स्केल भी समझाता हूँ, और 2 के बाद 3 आया है, कभी 2 और 3 के बीच जानते हो कितना डिफरेंस होता है, 10 टाइम्स। अगर एक स्केल में 10 गुना तेज हो जाता है, यानी 10 टाइम्स ज्यादा होता है। अगर 2 से 3 से 4 पे पहुंचते हैं तो 10 टाइम्स और बढ़ जाएगा। यानी भूकंप कैसे बढ़ता है, 10 टाइम्स बाय एवरी स्केल। यानी जैसे हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर में जाते हैं तो बीच में कितनी लाइनें होती हैं मिलीमीटर की, बताओ 10 होती ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है कि पहले 1 का आया है और 2 लेवल पे आ जाएगा तो 10 टाइम्स हो जाएगा, 3 लेवल पे आएगा फिर 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्टर स्केल क्या होता है, जैसे हम लोग लंबाई नापने के लिए अलग अलग स्केल रखते हैं ना, कोई सेंटीमीटर में, कोई मिलीमीटर में, कोई किलोमीटर में। तो सीस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है वो भूकंप को कहते हैं कितनी तेज भूकंप आया, किसी ने कहा 2 क्या 2 रिक्टर स्केल पे नापा। और रिक्टर एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने उनके नाम से पढ़ा। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ सीस्मिक वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ। और रिक्टर स्केल क्या है, रिक्टर स्केल यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना तेज भूकंप है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, हाँ कर लिया, ओके। अच्छा, कुछ लोग कह रहे टाइम हो गया, अभी टाइम का होगा, अभी पूरा कंप्लीट होगा तब आगे देखो। अच्छा, थोड़ा सा रह गया और समझ लो, वेयर डू अर्थक्वेक अकर, अर्थक्वेक आते कहाँ सबसे ज्यादा, कोई बताएगा सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, जमीन पर ना, द आउटर लेयर ऑफ द, अभी भी तो बताया था, आउटर लेयर ऑफ द अर्थक्वेक क्रस्ट में आते हैं, आउटर लेयर। ठीक है, अबव a dozen large irregularly shaped plates, और इन प्लेट्स को क्या नाम दिया अभी, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, these plates slide over under the past each other। देखो जैसे मान के चलिए तुम अपने एक गाड़ी में बैठ गए हो, ऐसे पैर हो गया, लगातार बैठे बैठे कुछ ना कुछ दर्द तो होगा, तो तुम कभी कभी ऐसे ऐसे शिफ्ट करते हो तो भूकंप सा लगता है ना। ये ऐसे तुमसे कहा जाए एक प्लेट लेकर खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ तो दर्द करने लगेगा ना, थोड़े समय बाद ऐसे ऐसे होगा, तो उस प्लेट के ऊपर जो कीड़े मकोड़े जो भी हो, जैसे हम लोग हैं, तो उसमें डिस्टरबेंस होगा ना। बिल्कुल उसी तरह हमारी जो अर्थ है ना, प्लेट्स, बहुत सारी प्लेट्स से बनी। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं, वर्ल्ड का मैप देखो तो उसमें बहुत सारे ऐसे लगता है प्लेट्स से जुड़े हुए, प्लेट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती बहुत। और आपको पता है कि बहुत सालों पहले हमारा वर्ल्ड एक ही हुआ करता था, जितने देश दिख रहे हैं ना, कितने कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट, वो सब एक लैंड होता है जिसको पैंजिया बोलते थे, जुड़े रहते थे। धीरे धीरे वो सेपरेट हुए, तो धीरे धीरे सेपरेट होने का मतलब वो हो ही रहे हैं अभी भी सेपरेट, और वो बड़े स्लो हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। जैसे कि आपको कभी कभी लगता है कि जो घड़ी की जो सुई होती है घंटे वाली, हमें कभी दिखती नहीं जल्दी कब खिसक गई, लेकिन घंटे वाली सुई खिसक गई, बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। कहा जाता है ना, आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले कौन सा सागर था, कोई बताएगा? जहां पर इस समय हिमालय पर्वत है वहां बहुत पहले एक सागर था जिसको टेथिस सी बोलते थे, गहरा सागर था। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे सिकुड़ती गई तो वो सागर खड़ा हो गया और पर्वत बन गया, इतना ऊंचा पर्वत बन गया कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत नहीं, हिमालय पर्वत की एक चोटी जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। हिमालय पर्वत नहीं, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कितनी लंबी है? पूरा चंद्राकार है, इधर तिब्बत काराकोरम से चालू हो जाती है और यहाँ तक जाती है अरुणाचल प्रदेश, चाइना के आगे तक। तो वो 2400 किलोमीटर है। और दुनिया का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है इंडीज, 42 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर। ठीक है ना? अच्छा, भारत की सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? कंचनजंगा। फिर ये तो नहीं है, फिर ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में भले, लेकिन उसका फायदा हम सब लोगों को जाता है। बहुत सारी मौसमी चीज, जैसे बारिश का होना, मौसम को परिवर्तन होना, उसकी वजह से होता है। चलो थोड़ा सा और बता देते हैं, सुनिए। मोस्ट अर्थक्वेक अकर एट द बाउंड्रीज वेयर द प्लेट्स मीट। अब देखो रियली में अर्थक्वेक, जैसे ये देखो मेरे पास ये 2 बुक्स हैं, ये मान लो एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, एक टेक्टोनिक, ये टेक्टोनिक प्लेट जहां पर जुड़ती है, ऐसे सुनो मेरी बात, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट जुड़ रही हैं और अगर जहां पर जुड़ रही है वहां पर कोई देश है, कोई बिल्डिंग है, तो वहां पर भूकंप आने पर बहुत नुकसान होगा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जहां जुड़ी है वहां पर ऐसे ऐसे कभी खिसक सकती है। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स की ज्वाइंट से दूर है
वहां पर भूकंप बहुत कम आएंगे। यानी अधिकतर भूकंप कहां से आते हैं, जहां दो या दो से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट पे। ठीक है, आगे समझिए। अर्थक्वेक्स कैन आल्सो अकर विद इन द प्लेट। और कभी कभी ये भी पाया गया कि जैसे टेक्टोनिक प्लेट जहां जुड़ रही वहां तो हो ही रहा है, कभी कभी अंदर भी आ जाता है उनमें कमजोरी। और समुद्र के अंदर अगर भूकंप आ जाता है, यानी ओशन के अंदर, तो क्या होता है, सुनामी नाम की खतरनाक लहरें उठती हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, कारण, पहला कारण है, कोई पूछे किन किन कारणों से भूकंप आता है, पहला है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या मतलब, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी फटने की वजह से बहुत ज्यादा हलचल हो। ज्वालामुखी में क्या होता है, अर्थ कोर से लेकर के तेजी से लावा ऊपर उठता है, तो उसके उठने से आसपास इतना ज्यादा हलचल मचती है तो आसपास के देशों में भूकंप आ सकता है। नेक्स्ट, मैन मेड एक्सप्लोजन। मैन मेड एक्सप्लोजन का मतलब हुआ जब इंसान ने आजकल बहुत भयंकर भयंकर बॉम्ब बना रखे हैं। एटॉमिक बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, और न्यूक्लियर जो हम लोग रिसर्च प्रोसेस के लिए भी करते हैं, जब उसको विस्फोट करते हैं न्यूक्लियर का, तो बहुत तेजी से आवाज होती है और वो खुले जमीन पे तो किया नहीं जाता है, जमीन की अथाह गहराइयों में किया जाता है, 10-20 किलोमीटर नीचे किया जाता है, क्योंकि अगर ऊपर किया जाए तो उसके बहुत बैड इफेक्ट होंगे न्यूक्लियर विस्फोट के, लोग मर जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे। तो जमीन की गहराई में किया जाता है, उनकी जो विस्फोट की आवाज और इंटेंसिटी होती है, एनर्जी होती है, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होता है, इसकी वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। और डिसलोकेशन ऑफ फॉल्ट ऑर्कस, जो हमने बताया ना, टेक्टोनिक प्लेट्स अपने आप को डिसलोकेट करती हैं, उसकी वजह से आ सकता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट और डिसलोकेशन, कभी कभी उनके खिसकने से, कभी कभी उसमें आपस में मूवमेंट से आता है। तो आपने वोल्केनिक इलेक्शंस को बंद करो। वोल्केनिक